हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग सीटेट के लिए 30 जो आपका सीडीपी का सवाल है उसे देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारा क्लास दिया जा चुका है। देखिए, वैसे यहाँ पर सीटेट पेपर 2 कक्षा 6 to 8 लिखा गया है। आपको पता है कि सीडीपी का 30 सवाल आपके सारे सब्जेक्ट से, चाहे आप पेपर 1 पेपर 2 कर रहे हो, हर जगह आपका सीडीपी का सवाल आता ही है। आज के इस क्लास में हम लोग 30 सवाल देखने वाले हैं जो कि आपका 21 जनवरी 2024 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का कहिए कि संग्रह है। आप में से जो भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आप प्लेलिस्ट आकर के चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सीडीपी के साथ साथ सोशल साइंस जो आपका पेपर 2 है उसके लिए प्रॉपर वे में क्लास दिया जा रहा है। आगे भी क्लास कंटिन्यू रहेगा। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। आज के इस क्लास में आप कोशिश करिए अपना जो भी आपका नंबर आता है उसे काउंट करते चलिए, गिनते चलिएगा। 30 में से आप कितना सही कर पाते हो। 15 सही हो रहा है, 20 हो रहा है, या फिर 25 हो रहा है, या फिर आप 30 में 30 ला पा रहे हो। जितना भी नंबर आपका आ रहा है, जितना भी आप सही कर पा रहे हो, कोशिश करिएगा गिनते चलने का। इससे आपको कुछ ही दिन आपका एग्जाम बचा हुआ है, उतने दिन में और अच्छे से किस तरह से तैयारी बेहतर हो सके, इसमें आपको मदद जरूर मिलेगा। कुछ कहना होगा कमेंट करके आप बताइएगा। और भी क्लास देखना हो तो प्लेलिस्ट आकर के चेक कर लीजिएगा। क्लास पसंद आए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, इतना आपसे आशा करते हैं। आइए सीडीपी के सबसे पहले नंबर जो सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है, या फिर पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। तीसरा कह रहा है अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। नंबर 4 कह रहा है अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। क्या होगा सही जवाब? जीन पियाजे का क्या मानना था इन सब में से बताइए। नंबर 2 पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ज्ञान के निर्माण में बच्चे की सक्रिय भूमिका, जो बच्चा का एक्टिव होना होता है ना, उस पर जोर दिया गया है। पियाजे के द्वारा कहा गया था कि बच्चे सक्रिय रूप से ना अपने परिवेश का पता लगा लेता है, ठीक है, और अपने आसपास कहिए कि एक दूसरे को प्रभावित करके, आत्मसात करके कहिए, समायोजन करके कहिए, मतलब इन तरह की प्रक्रिया के द्वारा मतलब ज्ञान का निर्माण करते रहता है, समझ बढ़ाते रहता है अपना, ठीक है। नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। नंबर 2 किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। किशोरावस्था के बारे में कह रहा है, पहला कह रहा है विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। दूसरा कह रहा है किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। तीसरा में है किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। नंबर 4 कह रहा है किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होता है। बताइए क्या यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आपसे नोट पूछा है कि नहीं पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो नंबर पहला को देखिए तो कह रहा है कि विभिन्न संस्कृति के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। क्या सभी बच्चों में एक समान कहिए कि किशोरावस्था आता है, परिपक्वता आता है क्या? आपका जवाब होगा नहीं। तो फिर यही आंसर सही जवाब हो जाएगा। अलग अलग संस्कृति के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, दिया हुआ है ना, नहीं, अलग अलग तरीके से प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो नंबर यहाँ पर पहला सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। पहला कह रहा है कि अपमान के डर से
असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। सेकेंड है दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। तीसरा कह रहा है किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। चौथा कह रहा है बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। सवाल आपसे पूछा है कौन सा ऐसा एक है जो महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। तो देखिए बच्चा जो है ना महारत कब बनना चाहेगा या फिर बनेगा, महारथी कब बनता है, जब किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान दे। मतलब किसी कार्य के लिए अपनी कौशल, ठीक है, खुद के लिए बच्चा महारत तब बनेगा जब वो खुद अपने अंदर से मोटिवेट होता है। कहने का ये मतलब है किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर अगर ध्यान दे तो बच्चा महारत लक्ष्य अभिविन्यास हासिल कर लेता है। वही इसका यहाँ पर नंबर 3 एग्जाम्पल है सही वाला। नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। सवाल को समझ लीजिए, इनमें से कौन सा है जो प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। अगर एक प्रगतिशील कक्षा की बात किया जाए तो इन सब में से कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पर जो ऑप्शन है ये सटीक बैठेगा। पहला, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देते हैं और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। क्या ये प्रगतिशील शिक्षा मतलब कहिए कि क्लासरूम में टीचर का वो रोल होना चाहिए, या फिर शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है ऐसा मानना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। चौथा कह रहा है शिक्षक पाठ्यचर्या मानक को कड़ाई से पालन यानी कि सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। यानी कि वहाँ पे जो सिलेबस है, पढ़ाई है, उसको एकदम कड़ाई से आप लागू करिए। क्या होगा सही बताइए। अगर आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सा है जो प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करेगा, तो सबसे अच्छा वर्णन करता है नंबर 3। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करे, ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन का मतलब हो जाता है आपका जो उसे पार प्रदान करना, यानी कि उसे थोड़ा सा हिंट कर देना, हेल्प कर देना, ठीक है, थोड़ा सा, ताकि वो खुद से आगे बढ़ते चले। नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंबर 5 कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता जैसे कि अक्षर x या फिर कहिए 10, इसको अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता कौन से टाइम के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को क्या चीज़ सीखने में सक्षम बनाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन तो आपका यहाँ पे दिया गया है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा देखने में या फिर समझने में प्रॉब्लम आए, है ना, तो कोशिश तो होगा कि नहीं प्रॉब्लम आए आपको। देखिए टाइम चाहिए होगा तो आप रोक लेंगे यहाँ पर आप क्लास को। याद रखिएगा जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर दिया हुआ इतना, इसको अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता किस समय में बच्चों में विकसित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नंबर 4 को देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में और बीजगणित के साथ आपको गणना में बताना होता है, ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपको बीजगणित हो जाएगा, ठीक है, इस जगह पर, और ये हो जाएगा यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान विकसित होता है। याद रखिएगा नंबर 5 का 4 सही जवाब है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। सवाल समझिए, कह रहा है कि एक प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें छात्र को जो विश्लेषण है ना, जो जानकारी है उसका विश्लेषण करना है।
किस सवाल में ये आपको समझ में आता है कि ये ज़रूरत पड़ेगा? टू किल ए मंकिंग बर्ड, ठीक है, मॉकिंग बर्ड है। इसका नायक कौन है? इसमें विश्लेषण करना है क्या? नायक आप या हम या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है या कुछ और जानवर कोई हो सकता है। ये तो नायक वो करना नहीं है, डायरेक्ट एक वर्ड में बताना है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है इसी में, ये जो उपन्यास है इसका कथानक क्या है? कथानक क्या है आप बता दोगे फटाक से। नंबर 3 कह रहा है टू किल अ मंकिंग बर्ड में उपन्यास का विषय क्या है? हो सकता है जानवर पे हो सकता है इंसान पे हो सकता है पर्यावरण पे हो। सवाल आपका कुछ भी दिया जा सकता है, तो जिस चीज़ पे आधारित है आप वहाँ पे टिक कर दोगे, बता दोगे इस पर है। नंबर 4 कह रहे हैं टू किल अ मॉकिंग बर्ड, इसमें लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? अब देखिए कैसे करते हैं का जवाब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, समझ रहे हैं ना? ये आपका नंबर 4 एकदम सही जवाब हो जाएगा। कैसे वाला जो वर्ड है इसमें आपको विश्लेषण ये करवाएगा। नंबर 7 कह रहा है छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। सोचिए क्या यह अभिकथन सही है? कारण कह रहा है कि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बिल्कुल दोनों कथन सही है और एक दूसरे को यहाँ पे सटीक भी बैठ रहा है दोनों के लिए। क्या कह रहा है ना, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना तब होता है जब बच्चे अपने स्कूल से भावात्मक, मतलब बच्चे का स्कूल से फीलिंग्स जुड़ा हुआ हो, ठीक है, और वो माने कि हाँ उनका स्कूल में होने से काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है, तभी बच्चा स्कूल कंटिन्यू जाएगा। भावना जो है सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल, अगर आपको भावना है सीटेट क्लियर करना है तो ही आप इस क्लास को देख रहे हो, है ना? तो ये भी सही है, दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही है। नंबर 7 का 2 वाला बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, व्याख्या करता है। नंबर 8 पर आइए, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? कह रहा है पाठ्य पुस्तक और मीडिया में अलग अलग जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना है और किस तरीके से प्रतिनिधित्व किया जाता है। ऐसा अगर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाए तो किस चीज़ को प्रोत्साहन मिलेगा? पहला, जेंडर भूमिका सुन्नयता को हतोत्साहित करने में मतलब प्रोत्साहन मिलेगा। जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाने में मिलेगा। जेंडर स्थिरता को मजबूत करने में। जेंडर पहचान को मजबूत करने में। बताइए। नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना सही जवाब हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, इसके जैसा अगर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाए तो किस चीज़ को प्रोत्साहन मिलेगा? जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाने में प्रोत्साहन मिलेगा। नंबर 2 8 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नंबर 9 पर आ जाइए, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नता को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को, सवाल कर शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अन्वय और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए या फिर मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। 3 कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। 4 कह रहा है भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। बताइए, व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में शिक्षक को इन चारों में से क्या करना चाहिए? तो नंबर 4, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में अपनाना होता है। ठीक है, भिन्नता को आप क्या करेंगे? पॉजिटिव सेंस में लेंगे, ठीक है। नंबर 10 पर आ जाइए, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन। प्रगतिशील कक्षा में आकलन मानक संदर्भित होता है, गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है। बताइए क्या होगा सही? नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन गतिशील होता है, ठीक है। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन क्या होता है? गतिशील। नंबर 2 राइट आंसर है।
कह रहा है कि आलोक निम्नलिखित व्यवहार को दिखाता है। देखिए, आलोक जो है पढ़ते समय सिर को अजीब तरीके से पकड़ता है, आँख को बार बार मूंदता है, साथ ही साथ आँख को रगड़ता है, आँख में लाली कहिए, सूजन कहिए, सब आ जाता है, अक्षर पहचानने में वो भ्रमित भी हो जाता है। यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? बताइए, किसका हो सकता है यह प्रॉब्लम लक्षण? संचार संबंधी विकार है, दृष्टि संबंधी है, भाषा की समझ की समस्या की वजह से हो रहा है, या फिर स्वाधीनता प्रॉब्लम है बच्चे में? तो दृष्टि संबंधी समस्या है, ठीक है, देखने में प्रॉब्लम हो रहा है जिस वजह से कि आंख में उसका ये सब प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा। अभिकथन और कारण कह रहा है वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण क्या दिया हुआ है इसका? कि विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। बताइए सही जवाब। देखिए, पहला, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। बिल्कुल सही है। किसी भी बच्चे को लेकर के आप ये जज नहीं कर सकते हो कि ये कब करेगा, है ना, मध्यावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, किसी भी अवस्था में कब वो प्रवेश करता है। हर बच्चे में हर तरह का अलग अलग तरीके का विकास होता है, ये आप जानते हो, सही है। कारण, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, यह भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य है। नंबर सेकेंड को टिक करेंगे। नंबर 13, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक जो है वो चिंतनशील हो। देखिए, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। आप जब टीचर बन जाएंगे तो आपका जो रूढ़िवादिता है, पूर्वाग्रह है, इस पर आपको स्वयं पर क्या करना चाहिए? हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए। चिंतन मनन करेंगे तभी रूढ़िवादी जो सोच अभी चल रहा है उसको आप रोक पाएंगे, तोड़ पाएंगे। जैसे कहा जाता है कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं, तो आपको पता है कि हर कुछ कर सकती है। जब आप कहिए कि एयरफोर्स में ज्वाइन हो सकती है, फ्लाइट उड़ा सकती है, फाइटर जेट चला सकती है, तो फिर हर कुछ किया जा सकता है। लेकिन पूर्वाग्रह पहले से क्या है, रूढ़िवादिता पहले से क्या है कि नहीं, ये काम नहीं हो सकता है उनसे। ऐसा तो है नहीं। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी, अगर सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का जो अर्थ होना चाहिए वो चिंतनशील ही होना चाहिए। ठीक है, दोनों कथन सही है, एक दूसरे के लिए सटीक बैठता है। नंबर 14 कह रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? वाइगोत्स्की के अनुसार, ध्यान देंगे, संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है, या फिर छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करेंगे आप, या फिर आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करेंगे, या फिर छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति दे देंगे। स्केप फोल्डिंग का नाम सुना था ना आपने, है ना, स्केप फोल्डिंग का? तो यहाँ पे आपको वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ना आलंबन आपको करना होता है। आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना होता है। ये नहीं कि छात्र को पूरा स्वतंत्रता दे देंगे, नहीं। आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करेंगे आप। बच्चे को जो पता है वो तो वो करेगा ही, उसके आगे थोड़ा सा आप उसको हेल्प, थोड़ा सा आप उनको फील करवाएंगे कि किधर जाना चाहिए, क्या काम होना चाहिए, बच्चा खुद से कर लेगा। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? सवाल कह रहा है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्र को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? पहला,
छात्रों को छोटे छोटे समूह में आप वर्तमान मुद्दे पर बांट करके शोध करने के लिए दे देंगे और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने को कहेंगे। सेकेंड, छात्र को नियम और परिभाषाएं याद करने देंगे। तीसरा, विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहेंगे। या फिर नंबर 4 कह रहा है कि विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंध की विधि द्वारा सीखने को कहेंगे। बताइए नंबर चारों में से क्या सही है। सवाल कहाँ तक एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक को छात्र को क्या करना चाहिए, किस तरह से एक बेस्ट रणनीति के तहत पढ़ने को आप मोटिवेट करेंगे। बताइए। नंबर पहला, छात्रों को आप छोटे छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने के लिए दे दीजिए और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने को कहिए। सबसे बेस्ट यही होगा नंबर 1। ठीक है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किसके साथ अंतःक्रिया क्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के क्या होगा। देखिए यहाँ पे आप जेडपीटी के बारे में बात किया गया है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अधिक जानकार के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होता है और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख, यानी कि जेडपीटी के बारे में बात किया जा रहा है, इसके क्षेत्र के अंदर में अगर हो तो। ठीक है, बच्चे के मतलब बच्चा कर पाए उसके लिए कैपेबल हो, वह उसके अंदर की बात होना चाहिए और अपने से ज़्यादा जानकार लोग के साथ बस होना होता है। ठीक है, नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा। कह रहे कि अपठन वैकल्य यानी कि डिस्लेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थी की इन सब की क्षमता को प्रभावित करती है। बताइए। तो यहाँ पर आपको बताना होता है अपठन वैकल्य जो होता है, जिसे आप डिस्लेक्सिया कहते हो, एक ऐसा स्थिति होता है जिसमें तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल, यहाँ पे होगा एक तंत्रिकीय कहिए या फिर न्यूरोलॉजिकल होता है। ठीक है, कंडीशन जो शिक्षार्थी की ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करता रहता है। नंबर 3 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है। समाजीकरण की, पहला, यह एक रैखिक प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होता है। देखिए, समाजीकरण के बारे में पूछे कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है, यह एक रैखिक प्रक्रिया है, गलत हो जाएगा। ए गलत है तो आप ये कट कर देंगे। यह एक जटिल प्रक्रिया है, हाँ है। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, बिल्कुल है। यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, बिल्कुल होती है, अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरीके से। तो बी, सी और डी ये तीनों सही है। नंबर 4 आप यहाँ पर ठीक करेंगे। अभिकथन और कारण, कह रहे कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीति के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण क्या दिया है, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। बताइए क्या होगा सही जवाब। देखिए, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्य शैक्षणिक रणनीति के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए, नहीं, गलत है। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। एक सेकंड, ये वाला तो सही है, पहला वाला। ठीक है, ये वाला गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्य शैक्षणिक रणनीति के साथ साथ आकलन में अनुकूलन करते जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेद को समाप्त करने की वकालत करता है, नहीं, ये सही है, आर गलत है। नंबर 4 यहाँ पर आपको 19 का टिक करना था। ठीक है,
नंबर 20 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? समावेशी कक्षा का प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करेंगे, विविध दृष्टिकोण का समावेशन करेंगे, उचित समावेशन का पालन करेंगे या फिर विभेदित निर्देश देंगे। तो समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है क्या? तो प्रतिस्पर्धी लोकाचार, यानी कि प्रतिस्पर्धा वगैरह को आप प्रोत्साहित करेंगे नहीं। प्रतिस्पर्धा बच्चों में करवाना ही नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। नंबर पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उदाहरण में नहीं पूछा है। कौन सा उदाहरण नहीं है? कह रहे नंबर 21, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देना चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। सही है क्या? बिल्कुल, ये बात सही है। जब बच्चा किसी कार्य को करने में सक्षम हो, जितना कम सक्षम हो, टीचर को उतना ही उनको हेल्प करते जाना चाहिए। जैसे ही बच्चा अपनी जगह पे आना स्टार्ट करेगा, आप उनका हेल्प देने का जो कहिए कि हेल्प जो ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं उसे आप कम कर देंगे। ठीक है। फिर कह रहा है, बुद्धि लुब्धि की गणना करके बुद्धि को सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। बुद्धि लुब्धि की गणना करके बुद्धि को सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। बिल्कुल, बुद्धि को आप कैसे माप सकते हो? ये तो होगा नहीं। यह वाला भी सही है, लेकिन क्या दोनों एक दूसरे के लिए सटीक है? बच्चे को वहाँ पे कह रहा था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हेल्प करिए। कब? जब कम नॉलेज हो, और जैसे नॉलेज बढ़ता जाए हेल्प जो करेंगे वो कम करते जाइए। तो वो और ये दोनों का कहीं एक दूसरे का मिलान नहीं हो रहा है। ठीक है, व्याख्या नहीं होता है। नंबर 3 यहाँ पर हम लोग टिक कर देंगे इसके लिए। दोनों अलग बात है। कह रहे एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी हो रही है। सवाल को समझ लीजिए इतना पहले। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा रणनीति टीचर के लिए सही रहेगा? माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे आप, या फिर छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य को देंगे, या फिर छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहेंगे, या फिर स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को आप टाइमर दे देंगे? बताइए। देखिए, अगर इस तरह का कंडीशन आता है तो स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को आप टाइमर देंगे। बच्चा अगर सही से क्लास में नहीं पढ़ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है उनको, तो स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को आप टाइमर देंगे। नंबर 23 कह रहा है, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चे को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिल जाते हैं। कारण क्या कह रहा है इसका? विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होता है। देखिए, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभव से सीखने से बच्चे को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ता मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि क्या रिलेशन यहाँ पे होता है आप ये जानते हो। क्योंकि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होता है। यह भी सही है, व्याख्या भी सही से हो रहा है। नंबर 2 टिक कर देंगे यहाँ पर। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है। क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है। क्योंकि कह रहा है कि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, या फिर वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, या फिर वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। बताइए। देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है। क्योंकि ना वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, करेक्ट, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गलत होगा,
वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, ये सही होगा। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, नहीं। पोर्टफोलियो एक प्रभावी जो प्रणाली तो है, लेकिन वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान नहीं करके हर कुछ पे करता है, अंतिम नहीं, शुरुआत से लेकर अंत तक रहता तो चल जाता है यहाँ पे काम। पोर्टफोलियो सभी कुछ को ध्यान में रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। पहला, अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। तीसरा करेक्ट, अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। चौथा करेक्ट, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का अगर निर्माण करते हैं तब। बताइए चारों में से क्या है जो संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत होगा। नंबर 4, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का अगर निर्माण करे, सही जवाब हो जाएगा। संरचनावाद का सिद्धांत यही कहता है। देखिए नाम ध्यान रखेंगे। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है क्या? स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, बच्चे की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना, बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है क्या? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नंबर 2। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग ले रही है क्योंकि उनको नगद का प्रथम जो पुरस्कार मिलता है ना, उसमें रुचि रखती है, वो इंटरेस्ट है उसको। बच्चा जो है, ये जो सुजाता है, किस तरह से प्रभावित है? असफलता परिहार शिक्षार्थी है, आंतरिक रूप से है, बाहरी रूप से प्रेरित है, या फिर महारथा उन्मुख शिक्षार्थी है। तो आप तो समझ ही गए होंगे देखने के साथ, है ना। इससे क्या पता चलता है? बाहरी रूप से वो प्रेरित है, उनको बाहरी दुनिया से मतलब है क्योंकि उनको प्राइज मिल रहा है टॉप करने पे, ठीक है। बच्चा बाहरी रूप से प्रेरित है, खुद से अगर कुछ काम खुद के लिए अगर किया जाता तो यहाँ पे आंतरिक हो जाता। नेक्स्ट नंबर 28 करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? पुनर्प्राप्ति, ध्यान देना, क्षय होना, या फिर भूल जाना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? तो वह होता है ध्यान देना, नंबर 2। क्या होता है? ध्यान देना कहते हैं। अगर पूछे कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है, तो आप ध्यान देंगे तभी ऐसा कर पाएंगे, अर्थ निर्माण कर पाएंगे और मेमोरी में आप इसे रख पाएंगे। नंबर 29, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों को तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चे का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? स्वायत्त नैतिकता, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक नैतिकता, या फिर विषम नैतिकता? नंबर 3, पारंपरिक नैतिकता हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। नैतिक विकास के पारंपरिक नैतिकता चरण में, जैसा कि आपको पता है, लॉरेंस
कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का तर्क अक्सर क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप ही कहिए कि उसके आसपास घूमता है। इसे ही आप कानून की नैतिकता कहते हो। ठीक है, इसे हम लोग पारंपरिक नैतिकता कहेंगे। क्या कहेंगे? पारंपरिक नैतिकता। नंबर 30 कह रहे हैं, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। सवाल कह रहा है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना। सेकेंड, सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, या फिर छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना होगा। कह रहा है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है यदि छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना होगा। सही जवाब। ध्यान रखिएगा, एक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक स्वायत्तता और पहल को पहचान कर पुरस्कृत करके छात्र के शैक्षणिक आत्म अवधारणा के विकास को अच्छे तरीके से प्रभावित करता है। यह जो है आप कहिए ना कि पॉजिटिव योग्यता आप कह सकते हो, आत्मविश्वास की भावना कह सकते हो, अकादमिक रूप से सफल होने में उनकी क्षमता में आप योगदान दे सकते हो। ठीक है, बच्चे के लिए अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि आपको बताया गया था, जो आपका जनवरी 2024 का CDP का जो पेपर था उसे हम लोगों ने देख लिया। आशा करता हूँ कि 30 में आपका अच्छा नंबर आया होगा। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर आपको CDP साथ ही साथ SST का अगर क्लास देखना हो तो आप यहाँ पे आपको थंबनेल शो कर रहा है, उसे टच करिए, देख लीजिए। वीडियो यानी कि क्लास अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप खुद से ज़रूर कर दीजिएगा।